माना कि इसको ऐसे समझिए, 5 जजों की संविधान पीठ, जस्टिस नजीर की अगुवाई वाली बेंच, उसमें जस्टिस नागरत्ना 2027 में देश की अगली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों के जानने के लिए, समझने के लिए। और उन्होंने वो करीब करीब सब ऑब्जर्वेशन दिया है अपने जजमेंट में, जो याचिका में आपत्तियां उठाई गई थीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो बातें कही गई थी, वो सब पर उन्होंने एक तरह से हामी भरी है। और उसमें जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि नोटबंदी के फैसले में संसद की अनदेखी की गई और संसद देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो सही नहीं था। प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि प्रक्रिया जो अपनाई गई थी वो सही नहीं थी। वो जो सेक्शन 26(2) जो आरबीआई एक्ट का है, जिसको लेकर के ये पूरी याचिकाओं का आधार बनाया गया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये इनके पास अधिकार नहीं था, सरकार कोई अधिकार नहीं था। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी इसमें उन्होंने कही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मानक, उन्होंने जो बात कही है वो ये कि एक्सचेंज 98% हुआ है, 98%, यानी वो परिणामों में भी हालांकि बाकी जज ये कहते हैं कि मन, जिसको कहते हैं नीति और नियत, हाँ, इस पर सवाल उन्होंने नहीं किया है। नागरत्ना ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, हाँ, वो उन्होंने जो बात कही है वो मैं बार बार भूल जा रहा हूं आपको बोलने के पहले मानक। हाँ। उन्होंने जो बात कही है, अब बातचीत के क्रम में मैं उसे बताऊंगा। लेकिन आप पहले ये बताइए, एक्सचेंज पर जो उन्होंने कहा, इससे इसका मतलब ये साफ होता है, आप जो पहले कह रहे थे कि जो दलीलें पिटिशनर ने रखी थी लगभग सभी को उन्होंने सही माना। हाँ। और उस पर उन्होंने टिप्पणी भी की है। हाँ। ये नहीं कि बाकी जजों की तरह वो बच गई परिणाम पर बोलने। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बची हैं। हाँ, ये मुझे मैं फिर इसमें जोड़ दूं। उन्होंने जो बात कही है कि जो आरबीआई से, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा था कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट के सामने सबमिट कीजिए। सरकार से मांगा था, जब सरकार की तरफ जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए गए थे, उसमें जो बात कही गई है उसमें यह कहा गया, नागरत्ना ने उसे हाईलाइट किया है कि सरकार ये चाहती है कि ये नोटबंदी हो। और उस पर उन्हें आपत्ति है कि सरकार, ये जो प्रक्रिया जो अपनाई गई है, इसमें सरकार के चाहने के बाद आरबीआई ने ये फैसला लिया है और इसलिए ये गलत है। तो कुल मिला शुरुआत आरबीआई से होनी चाहिए। तो मानक कुल मिलाकर कि मैंने जहां शुरुआत करी थी कि जस्टिस नागरत्ना 5 जजों में एक वो जज हैं जो देश की अगली मुख्य न्यायाधीश होने वाली हैं, और इसलिए उनकी असहमति को लेकर जो हम कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद का अंत कर दिया, यहां पर वो विवाद की गुंजाइश अभी भी है। कहा जाएगा कि 5 जजों में से एक जज जो देश की अगली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, उन्होंने सरकार के फैसले पर पॉइंट टेकन। लेकिन प्रभाकर, 5 में से 4 जज तो फैसले को सही बता रहे हैं। 4, ये अच्छी खासी मेजॉरिटी है। ऐसा भी नहीं है कि 2-1 हो गया या 3-2 हो गया, तो 4-1 है। 4 जज फैसले के पक्ष में खड़े हैं। अब आप 4 की बात तो मानेंगे ना? मानक, मैं तो ये कहूं कि अगर 5 में से 3-2 का भी फैसला आता, तो जो नियम है, जो व्यवस्था है, न्यायपालिका का जो नियम है, वो कि बहुमत का फैसला मान्य होता है। और बहुमत में 4-1 का जो फैसला है, उसने सारे सवालों पर विराम लगा दिया है। न्यायिक रूप में, सियासी रूप में मैं नहीं जानता हूं, अभी भी सियासत की गुंजाइश बनी रहेगी। अच्छा, परिणाम पर नहीं है वो, परिणामों पर नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ कानूनी पहलू। उन्होंने कहा, ये 5 में से उसमें भी उन्होंने कहा कि हम इस आधार पर किसी फैसले को गलत नहीं ठहरा सकते कि उसका नतीजा निकला या नहीं निकला, या जिस चीज को लेकर के ये फैसला लिया गया था उसका नतीजा क्या निकला, वो गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ। इस आधार पर, महज इस आधार पर हम किसी फैसले को सही नहीं ठहरा सकते। 5 में से 4 जजों ने कहा है कि सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई वो सही थी, जिस अधिकार के तहत किया था, सरकार को अधिकार था। इसलिए अब एक तरह से कहें कि न्यायिक तौर पर इस विवाद का अंत हो गया, न्यायिक तौर पर। लेकिन राजनीतिक तो चलता रहेगा ना अभी, उसको तो कोई देश की कोई अदालत रोक ही नहीं सकती मानक। और पूरी गुंजाइश है, जैसे मैंने कहा कि गुंजाइश की बड़ी वजह जो है वो यही है, जस्टिस नागरत्ना जो देश की अगली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, उन्होंने याचिकाकर्ताओं की तमाम आपत्तियों पर अपनी मुहर। इसमें क्या रिवीजन का स्कोप रहता है क्या संविधान पीठ के बेंच के फैसले में? मानक, बिल्कुल गुंजाइश है। इस मामले में भी पुनर्विचार की गुंजाइश है। पुनर्विचार पर भी अगर फैसला नहीं बदलता है तो क्यूरेटिव की गुंजाइश है न्यायपालिका में, न्यायिक व्यवस्था के तहत। जैसे संविधान पीठ के किसी फैसले के खिलाफ आप पुनर्विचार याचिका डालते हैं, तो वो 5 जजों से ज्यादा की बेंच में जाएगी? नहीं, पहले पुनर्विचार याचिका तो इसी बेंच के सामने जाएगी, फिर आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। फिर आप चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, अगर उसे लगता है कि इसमें फर्दर हियरिंग की जरूरत है, तो फिर वो बेंच आगे दे सकती है और खारिज भी कर सकती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जस्टिस नजीर जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, वो अगले 3 दिन में रिटायर होने वाले। यानी कि
यह भी हो सकता है कि अगली जो बेंच बने, अगर बने 7 जजों की, 9 जजों की, जो भी है, उसमें ये 5 जज भी शामिल हो, 4 जज कम से कम, क्योंकि एक तो रिटायर हो रहे हैं। मानक पहली बात तो ये कि इस फैसले को पहले अगर चुनौती दी जाती है, पुनर्विचार याचिका इसके खिलाफ दायर की जाती है, तो नियम व्यवस्था के मुताबिक द सेम कंपोजिशन ऑफ बेंच उस फैसले उस पर पुनर्विचार के लिए बैठते हैं। उनको अगर लगता है कि इस पर हियरिंग की जरूरत है, तब हो सकता है कि वो आगे बड़ी बेंच के लिए कह दें, और इसमें बड़ी बेंच की कहां गुंजाइश है मुझे नहीं दिखता है, बड़ी बेंच की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए कि बड़ी बेंच की जरूरत तब पड़ती है जब पहले से इस तरह का कोई फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हो। यहां पर अभी तो नया है, सब नया नहीं है, इसलिए इसकी गुंजाइश मुझे कम दिख रही है। हां, इसकी गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बार और कोशिश होगी पुनर्विचार याचिका दायर करने की। आशुतोष, क्या ये मामला अब खत्म माना जाए? आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक प्रश्न और प्रभाकर, आप तो कोर्ट में थे, क्या जस्टिस नागराथन ने नियत पे शक किया? नहीं, नियत पे किसी ने नियत पे कोई सवाल, क्योंकि मेरे पास है जजमेंट है, नियत पे कोई सवाल नहीं है, बस मेरी बात पूरी होगी। नियत पे कोई सवाल नहीं है। और साथ ही साथ उसके साथ मानक ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो उद्देश्य लेकर के नोटबंदी की गई थी, उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण है। और जस्टिस नागरत्ना ने भी ये कहा है कि 58% नोट एक्सचेंज हुए, मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन फैसले से इसका कोई लेना देना नहीं है।